Good evening, class. As we were studying the chapter 7, equilibrium in your chemistry, and in the previous class we have completed the physical as well as the ionic equilibrium. Okay, कि कब कैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचता है और आगे क्या क्या कंडीशंस है वो हम आगे पढ़ते चलेंगे. उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अब स्टडी करना है, जो बेसिक आपका जहां से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. Okay, at previous it was clearing the concept that what we call the equilibrium, which reactions are in equilibrium, how the equilibrium is achieved. Okay, so now we have to learn the chemical equations. या mathematically हमें solve भी करना होगा समझने के लिए कि कैसे कोई reaction को equilibrium में consider किया जाता है. ठीक है, तो जो हमको पढ़ना है वो है law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. अब हमें इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, जस्ट सपोज कि कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी. ठीक है, यानी ये रिएक्टेंट है, ए और बी करके कोई रिएक्टेंट है, ये इसके आगे की कोफिशिएंट्स है, जैसे कि लिखा रहता है 2H2O 5CO2 7 समथिंग, तो वो नंबर्स क्या है, ये कोफिशिएंट्स है. ठीक है, ये कांस्टेंट है. उसी प्रकार से प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है जिसके आगे क्या है, ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि नंबर आपका इंटीजर होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, रेशनल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए. सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर. ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब हो जाता है कि परफेक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए. यानी स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो इसको सम टाइम हम लोग कैसे लिखते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0. सिर्फ मैं एक डिनोशन बता रहा हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0. मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन x है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा. ऑब्वियस सी बात है. कुछ समय के बाद जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाए एट टाइम t इज इक्वल टू t, आपका मान लो ए प्रोडक्ट बन गया है, तो रिएक्टेंट कितना बचा, x माइनस है. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी रिएक्शन को हमें इक्विलिब्रियम में ऐसे डिनोट करना पड़ेगा. ठीक है, तो जस्ट सपोज कि जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस दौरान तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट था, सॉरी रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है. एक समय के बाद जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया और रिएक्टेंट कम हो, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, डाउनवर्ड जाता है. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका ग्राफ कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अब जब रिएक्टेंट को लगने लगता है कि हाँ मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा है, मैं भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकता हूँ, उस दौरान क्या हो जाएगा, ये वापस आना शुरू हो जाएगा. यानी अ लेवल इज बीइंग रीच्ड, अ लेवल एक उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये जितना कन्वर्ट हो रहा है उतना ही ये कन्वर्ट हो रहा है. At that stage is known as equilibrium reaction. Equilibrium. Okay. It means when the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. यानी ये जिस रेट से हो रहा है वो रिएक्शन और ये जिस रेट से हो रहा है वो रिएक्शन. ठीक है, that is known as ये जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग को किसी भी रिएक्शन का रेट डिनोट करना रहता है. क्या डिनोट करना रहता है, रेट. कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. लेकिन दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये जो ए और बी है ये इसके पावर में आ जाता है. ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है. मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहेगा ना, हम लोग उसको हमेशा लार्ज ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. इसमें ये ज्यादा जब भी ब्रैकेट यूज किया जाए किसी केमिकल के लिए, तो उसके किसको डिनोट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये पूरे क्या बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर होना चाहिए. जिस पावर से इसको डिनोट करना है वो पावर भी होना चाहिए. अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, यानी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम उसके पावर में लेते हैं. तो अब मैथमेटिक्स का क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है. जहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो रहता है Kn. क्या रहता है, Kn. तो ये हो जाता है a raised to the power a b raised to the power b. इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट.
इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ KF है तो KF का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब उसी प्रकार से मान लो बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? KB C रेज़ टू द पावर C D रेज़ टू द पावर D। तो ये क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये एक इक्वेशन बनता है रेट को डिनोट करने के लिए, लेकिन अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो आया नहीं है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिनोट करने के लिए जैसे इन्होंने कहा है कि द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब कैसे होता है देखते हैं। तो जो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का जो बनता है स्टेज, वो रहता है Kc इज इक्वल टू C रेज़ टू द पावर C B रेज़ टू द पावर D A रेज़ टू द पावर A and B raised to the power B. Wait class for a second. So class, जैसे मैंने एक ये इक्वेशन लिखा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू K into A raised to the power A B raised to the power B, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन ये बोलना चाहता है, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये एक्टिव मास, अब एक्टिव मास की मतलब क्या है सबसे पहले वो जानना सीखो। देखो फर्स्ट पहले के जमाने में क्या था ना, उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं था, उस वक्त क्या था? कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं था, तो उन्होंने एक्टिव मास का यूज करना शुरू किया। यानी रिएक्शन के हर दौरान में रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जा रही है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बदलती जा रही है, यानी उस पल उस वक्त में कितना कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना रिएक्टेंट हमारा बचा है उसको लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग जब PUBG गेम खेलते हैं, ठीक है, PUBG गेम व्हिच हैज बीन नाउ करेंटली बैंड इन इंडिया, उसमें क्या होता था कि एक स्क्वाड बनता है और 4 प्लेयर्स रहते हैं जो प्ले करते हैं। सपोज कि अगर एक प्लेयर मर गया तो अब कितने एक्टिव प्लेयर्स हैं? 3 प्लेयर्स हैं, क्योंकि चारों अगर जीते तो स्क्वाड पूरा जीत गया, कोई एक भी जीता तो भी स्क्वाड पूरा जीत गया। अब मान लो 2 प्लेयर की डेथ हो गई और 2 अभी भी खेल रहे, तो हमारे करंट एक्टिव प्लेयर्स कितने हैं? 2। तो यानी करंट के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्टिव प्लेयर, यानी जितने उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको एक्टिव मास ले लिया। क्या बोल दिया उन्होंने? एक्टिव मास। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द वर्ड एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब उस वक्त उस सिचुएशन में कितना है। सो इसमें डेफिनेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये K तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद आया, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर है। To a power equal to corresponding stoichiometric coefficient appearing in the balanced chemical equation। ये मैंने A और B का आपको बता दिया कैसे होता है। So at equilibrium the rate of both forward and backward reactions become equal and after achieving equilibrium the concentration of reactant and products remain constant as shown। यानी जब मैंने उस दिन आपको ग्राफ बताया था ना, एक ऐसा ग्राफ था, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे जब इक्वल हो जाते हैं यानी अब ये नहीं बदलने वाला है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वही रहने वाला है। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी अब कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है। सो एक्टिव मास इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सो एक्टिव मास को जो डिनोट किया जाता है दैट इज बीइंग डिनोटेड एज कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिव मास को, जो ये एक्टिव मास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, एक्टिव मास को लिखा जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होता है ना सबसे बेस्ट होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए इनटू एफ के बराबर। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एफ की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और बेसिकली मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। सो द रेट ऑफ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी मैंने आपको जो ये रेट पढ़ाया है, ये आया कहां से वो भी देखिए। जब जो रिएक्शन से चल रहे हैं, जो ये वाला रिएक्शन है AA प्लस BB दैट इज giving you CC प्लस DD, ठीक है। अगर दोनों का रेट मैंने लिखा था, एक का जो रेट था वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन में A B, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है,
बैकवर्ड सी सी डी डी। अब जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बताया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे था, टाइम यहाँ पे था, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट मेरा कम होते जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट लो नहीं हो रहा है, कम होते जा रहा है। यानी एक ऐसी सिचुएशन पहुंच जाती है जहां पे जितना रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट मेरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। यानी ये किस लेवल पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये दोनों रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, मैथमेटिक्स का रूल बोलता है अगर दोनों के एलएचएस इक्वल है तो दोनों के आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, I can compare both the equations. Therefore, Kf a raised to the power a, b raised to the power b is equal to Kb c raised to the power c, d raised to the power d। मैं क्या किया, इसको यहाँ नीचे ले आया और इसको यहाँ लेके चला गया, ठीक है। तो what can I do? I can write Kf upon Kb is equal to c raised to the power c, d raised to the power d upon a raised to the power a, b raised to the power b। ये जो आता है ना, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रेट, ये जो Kf और Kb था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इनका रेशियो किसके बराबर आता है, Kc के बराबर आता है। where Kc is known as equilibrium constant, the subscript K indicates that the Kc is a expression in concentration of mole per liter, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है ना, इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, यानी ये इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये Kc क्या है, Kc है इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वालिटी इक्विलिब्रियम जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स raised to the respective stoichiometric coefficient। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है मेरा, ये है, उनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन रेज्ड टू दी देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value. This is known as equilibrium law or law of equilibrium constant. Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of equilibrium constant for the reaction in forward reaction। यानी अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो रिवर्स हो जाएगा, so that is different। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। वेट, तो थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। सो थ्योरी में आपका रिएक्शन बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या है। उन्होंने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करा के HI बनाया है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसमें उसने यही सब एक्सप्लेन करके कंप्लीट बताना चाहा है और डेफिनेशन उन्होंने यही दिया, ब्लैक लेटर्स में डेफिनेशन दिया गया है। यू हैव नो नीड टू वरी रिगार्डिंग दैट। जस्ट सपोज कि जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दे देता हूँ, उसका आप लोगों को Kc लिखना होगा, तो हाउ विल यू राइट दैट। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था, हो या आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। लिटिल बिट इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग, सो डोंट बी हैपफुल कि हमसे नहीं बनेगा। जैसे कि रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3, ठीक है, प्लस 5O2, इट गिव्स यू 4NO प्लस 6H2। तो इसके लिए आपको लिखना है Kc की वैल्यू। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc? तो इट इज डिनोटेड एज NO का कंसंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे रेज़ टू द पावर 4। अब यूजुअली क्या होगा, आपका मैथमेटिकली ये वैल्यू दी गई होगी कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है। नाउ यू कांट से कि सर इसकी यूनिट मोल पर लीटर ही होनी चाहिए या कुछ और होनी चाहिए। हो सकता है कि पावर अलग अलग हो, पावर अलग अलग होने पे ये डिडक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मान लो अगर सबका पावर 1 है, ठीक है, तो डिडक्ट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सबका पावर 1 नहीं होगा। कैसे लेंगे, 6H2 यानी H2 के ऊपर पावर 6,
फिर NH3 नीचे आएगा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा डिवाइड होगा, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, रेज़ टू पावर 4, O2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो मान लो मैं यूनिट को लिखना चाहूँ, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 4, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 6, इसकी यूनिट मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा मोल पर लीटर में लिखा जाएगा, इसकी यूनिट मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 5। अब एक बात बताइएगा, सेम यूनिट कट गया, सेम यूनिट, लेकिन यहाँ पावर 6 है, पावर 5 है, माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है यूनिट का, मोल पर लीटर आ रहा है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मोल स्क्वायर हो, लीटर पर स्क्वायर हो, मोल क्यूब हो, वो उस पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये यूनिट लेस कभी नहीं होगा, ये याद रखना कि सर ये कैंसिल हो गया और यूनिट लेस, ऐसा नहीं होगा। सो दैट यू हैव टू बी वेरी मच केयर अबाउट इट। The equilibrium constant for the reverse reaction, इसमें भी दिया हुआ है, the equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of equilibrium constant for the reaction in the forward direction। यानी ये जो फॉरवर्ड, अभी तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन का निकाला है ना, अगर मान लो इसी को मैं बैकवर्ड दे देता, उल्टा लिखने के लिए दे देता, तो ये उल्टा चला जाता, यानी इसका 1/, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, यू हैव टू नो नीड टू वरी। ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर पावर 1/2 भी हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं चलेगा। जैसे इफ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू अ फैक्टर, देन वी मस्ट मेक श्योर दैट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट चेंज। कि कभी-कभी क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करा दिया कि हाँ यार ये 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उस दौरान इसके कोएफिशिएंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, तो उस दौरान हो सकता है कि बहुत कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना होगा। Now, homogeneous equilibrium. Let us solve an example that is given. Example number 7.2. Okay, so let's write it. At equilibrium, the concentration of N2, that is 3.0 into 10 raised to the power minus 3, capital है। तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है ना, वो कैपिटल M है, हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर ही रहेगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। एंड O2 की दी गई है 4.2 into 10 raised to the power minus 3 m, एंड NO की जो दी गई है वो है 2.8 into 10 raised to the power minus 3 m इन a sealed vessel 800 Kelvin। एंड यहाँ पे दिया गया है कि इसका व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन, ठीक है। आपको इसके बारे में पूछा है कि Kc की वैल्यू क्या है। लेट मी जस्ट अ सेकेंड, let us not have also confused. Kc is expressed in concentration of mole per liter. Okay. अब इसमें पता नहीं इसने यूनिट क्यों नहीं डिनोट की है, बट लेट्स सी, ठीक है। अब देखो रिएक्शन आपको दिया गया है N2 plus O2 that is being converting to 2N, ठीक है। तो इसका जो Kc रहेगा वो हो जाएगा NO का कॉन्सेंट्रेशन, वो रेज़ टू द पावर 2, N2 का कॉन्सेंट्रेशन, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो खाली रहेगा, एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन खाली, ठीक है। तो NO का जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है वो है 2.8 into 10 raised to the power minus 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका दिया गया है 3 into 10 raised to the power minus 3 का स्क्वायर, एंड ऑक्सीजन का दिया गया है 4.2 into 10 raised to the power minus 3 का कुछ भी नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, आई एम सॉरी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.62। तो ये डायरेक्टली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, नथिंग है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, लॉ ऑफ मास सेक्शन आपको क्लियर होगा कि जब भी आप लिखोगे Kc, तो ये Kc को जब भी लिखोगे तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो होप लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एट दैट टाइम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, इन ए होमोजेनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। अब देखो जो रिएक्शन होती है ना, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस बोलने का मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो सेम फेज में है, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सेम फेज में है, जैसे कि ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है। तो जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है, यानी उनका
मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो सेम हो, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। लेकिन इन द केस मान लो सॉलिड रिएक्ट कर रहा है और गैस दे रहा है या लिक्विड दे रहा है, वो कहलाता है हेट्रोजीनियस, यानी तीनों का फेज क्या है? सेम नहीं है। सो इट इज आस्किंग फॉर द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। All the reactant and products are in homogeneous solution में we shall now consider equilibrium constant for each of the homogeneous reaction। यानी अब आपको गैसेस सिस्टम्स के लिए होमोजेनियस रिएक्शन जानने के लिए थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है? थोड़ा लेंदी है, तो लेट अस सी। गैसेस के लिए हम जानते हैं, हम PV इज इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हमने गैस के लिए ये इक्वेशन पढ़ा है, वैन डेर वाल इक्वेशन, हमको वही इसमें से पढ़ना रहेगा, यानी PV इज इक्वल टू nRT हमको पढ़ना रहता है। सो जनरली वी यूज्ड टू राइट P इज इक्वल टू N/V RT। अब N/V क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है। जैसे कि मोलैरिटी की जो डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यानी N क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स। V क्या बताता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दैट इज CRT। हमको कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, किसी और से मतलब तो है नहीं। सो जब कभी भी ऐसे रिएक्शंस होता है, वेट क्लास सॉरी क्लास, लाइट वॉज ऑफ एंड आई थिंक टुडे वीडियो इज लेंथी फॉर दिस मच। हम लोग जो ये कंप्लीट कर रहे थे ये वाला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को समझिए कैसे होता है। रीड दी टॉपिक, रीड दी थ्योरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी न्यूमेरिकल्स आल्सो, एंड इफ यू आर एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। लेकिन प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। टेक केयर।